हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। और मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और आज लेकर आ गया हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेशन नंबर 2। जी हां, सेशन नंबर 2 हम लोग बात करेंगे आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉजेस कौन से होते हैं जहां पर कोई भी फर्म अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर देती है या फिर अपने ऑपरेशंस को बंद कर देती है। आज उसी चैप्टर के एक्सटेंशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात करेंगे। यानी कि अगर हमारी फर्म बंद हो रही है तो हमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी है, हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ये सारी बातें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो यार, होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी बिजनेस को बनाते हैं और बिजनेस को बनाते समय उसके ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री होती है। इसी तरह से अगर हम अपने किसी भी बिजनेस को बंद करते हैं तो बंद करते समय भी उसमें हमें कुछ जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है सो दैट हम अपने बिजनेस को सही तरीके से बंद कर पाए। तो आज जिस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे वो होगा जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और दो तरह की जर्नल एंट्रीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। चलिए देखिए, जब भी हम लोग डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे शब्दों को। मैंने कहा डिसोल्यूशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। यानी कि हमारे बिजनेस में जितने रुपए के भी एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस में जितने रुपए की भी लायबिलिटीज हैं, उन एसेट्स और उन लायबिलिटीज को क्लोज करना है। क्लोज करना है मतलब बंद करना है, बंद करना है मतलब उसे ट्रांसफर करना है। वो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का शुरुआत होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मुझे बताइए कि एसेट्स का स्टैंडर्ड नेचर क्या होता है। एसेट्स तो समझते हो ना यार, सभी के सभी। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी वैल्यूएबल चीज जो आपके पास है, कार, बस, मोबाइल फोन, आपकी टेक्स्ट बुक्स, ये सभी वैल्यूएबल चीज हमारे लिए क्या बन जाती हैं? एसेट्स बन जाती हैं। तो सबसे पहले चीज जानने की कोशिश करते हैं कि एसेट्स का स्टैंडर्ड नेचर क्या होता है। एसेट्स का स्टैंडर्ड नेचर होता है डेबिट, DR.डेबिट। डेबिट मतलब जब हम मार्केट से एसेट को खरीद कर लेकर आते हैं तो हम अपनी बुक्स में एसेट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। अब बिजनेस तो बंद हो गया यार, बिजनेस तो क्लोज हो गया। और अगर बिजनेस हमारा क्लोज हो गया है तो हम अपने एसेट्स को जब क्लोज करेंगे तो हम एसेट्स को कर देंगे क्रेडिट। यार अकाउंटिंग अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, 1-1.5 साल से, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, तो इस चीज को बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठाना। जो अकाउंट खुला है वो बंद करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट द कर्मा है यार, जो करा है वो मिलेगा। अगर आपने अपने एसेट्स को डेबिट करा है तो कभी ना कभी तो उस एसेट को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। बिजनेस में कोई भी खाता खुला है तो कभी ना कभी तो वो बंद होके रहेगा। हर प्लस का एक माइनस होगा, हर माइनस का एक प्लस होगा, हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा। तो अगर हमारे एसेट्स का स्टैंडर्ड नेचर डेबिट होता है तो जब हम हमारे एसेट्स को क्लोज करेंगे तो क्लोज करते समय हमारा एसेट क्या हो जाएगा? हमारा एसेट हो जाएगा क्रेडिट। और क्रेडिट होगा कैसे? लाइक दिस, टू एसेट अकाउंट। ये हमने हमारे एसेट को क्रेडिट कर लिया। अब आप पूछ रहे हो सर क्रेडिट तो कर लिया, डेबिट किसे करें? किसी को तो करना पड़ेगा। एडमिशन होता, रिटायरमेंट होता, डेथ होता तो मैं कहता रीवैल्यूएशन लिख लो, बट यहां नहीं कह सकता। और सीधे तौर पे हम अपने एसेट को बेच भी नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में एक नया टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा एक ऐसा टेम्पररी अकाउंट है जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए ही बनाया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेट्स को ट्रांसफर करना, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना, एसेट्स को बेचना, लायबिलिटीज का पेमेंट करना, और यह जानने की कोशिश करना कि जब हमारा बिजनेस बंद हुआ तो हमें फायदा हुआ या हमें नुकसान हुआ, बिजनेस बंद करते समय हम प्रॉफिट में रहे या फिर हम लोग लॉस में रहे। तो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट हमारा एक टेम्पररी अकाउंट है जिसमें
हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो उस बिजनेस के बंद होते समय हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें कोई लॉस हो रहा है। आ रही है बात इतनी समझ में? तो एक बार सम अप कर लेते हैं। जब भी फर्म बंद होगी सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे। एसेट्स का स्टैंडर्ड नेचर क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। जब उसको क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा तो एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अब यहां पे इसका छोटा सा नरेशन आ जाएगा, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने हमारे बिजनेस के एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। जो भी हमारे बिजनेस के एसेट्स थे वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। जब भी आप अपने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे यहां पर बुक वैल्यू आएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यहां पर बुक वैल्यू आएगी। व्हाट इज द बुक वैल्यू? नाउ बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मतलब एसेट की वो वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। अगर हमने बैलेंस शीट बनाई है तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट की जो वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को हम यहां पर इस जर्नल एंट्री में लिखने वाले हैं। ठीक है, ये बात आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। क्या समझ में आया? कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट की उसी वैल्यू को लिखना है जो वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। यानी कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो वही जर्नल एंट्री लिखेंगे जो हमारी बैलेंस शीट में अमाउंट के साथ गिवन है। तो एक बार इसको एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास। मान लीजिए कि ये मेरी बैलेंस शीट का एसेट है और एसेट साइड में लिखा हुआ है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू गिवन है मुझे 40,000 रुपीज। ये मेरी एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड है, एसेट साइड में लिखा हुआ है स्टॉक और स्टॉक की वैल्यू गिवन है मेरे पास 40,000 रुपीज। अब मुझे इसे ट्रांसफर करना है तो मेरी बुक्स में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपीज जो ऑलरेडी मेरी बैलेंस शीट में गिवन थी। और यहां नरेशन आ जाएगा, बीइंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बॉस, इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई समस्या की बात तो नहीं है? मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक सिंपल नॉर्मल सी एंट्री है जिसमें आप अपने एसेट को ट्रांसफर करते हो। अब समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब भी हम लोग डिसोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या ध्यान रखना है? देखिए, पॉइंट नंबर 1, जब भी आप डिसोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स को ट्रांसफर करते समय कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करा जाएगा। हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे, बिल्डिंग को ट्रांसफर करेंगे, फर्नीचर को ट्रांसफर करेंगे, डेटर्स को भी ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं, दे आर ऑलरेडी रियलाइज्ड। अब इनको क्या रियलाइज करोगे? तुमने कभी सुना किसी से कि मैं मार्केट में कैश बेचने जा रहा हूं? अरे तुम्हारे पास ऑलरेडी कैश है, उसे बेचकर क्या करोगे? तुम्हें उसे बेचकर क्या मिलेगा? पैसों के बदले में पैसे मिलेंगे। तो नॉर्मली जो कैश और बैंक का बैलेंस हमारे पास होता है, इसको हम इसलिए ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी रियलाइज होते हैं। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है? कभी कभी हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे दिया जाता है, हमको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे दिया जाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया जाता है तो भाई ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ट्रांसफर? सर ये भी तो एसेट साइड में ही गिवन है। बेटा जी, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ना तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप मार्केट से खरीद कर लाए हो, ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आप मार्केट से खरीद कर लाए हो। ये तो बिजनेस के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं डियर, और बिजनेस के एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर्स भुगतेंगे, मार्केट में कोई और नहीं खरीदने वाला। ना तो कोई आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस खरीदेगा और ना ही आपका कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खरीदने वाला है। ये जो दोनों अमाउंट्स होंगी इनको भी ट्रांसफर नहीं करा जाएगा जब भी आप रियलाइजेशन की एंट्री करोगे। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, पॉइंट नंबर 3। और क्या होता है पॉइंट नंबर 3? देखिए,
अगर बैलेंस शीट में हमारे पास है डेटर्स 44,000 के और इसमें से लिखा गया है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000 रुपीज का, तो नेट अमाउंट कितनी आ गई बेटा जी? 40,000 रुपीज। अब बच्चे पूछते हैं सर बुक वैल्यू तो 40,000 हुई ना जो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लिखी है? ना 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 ना, बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो बिना किसी प्रोविजन के हमारे पास है। यानी कि अगर डेटर्स गिवन है, अगर डेटर्स का प्रोविजन गिवन है, तो हमें डेटर्स की वो वैल्यू ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में जो बिना प्रोविजन के है, यानी कि जिसमें से अभी प्रोविजन माइनस नहीं हुआ है। एंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर गुडविल को ट्रांसफर करना है। बेटा जी अगर आपकी गुडविल एसेट साइड में दे रखी है तो आप इसे भी ट्रांसफर करोगे। आप आमतौर पे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में एसेट साइड वाली गुडविल को ओल्ड गुडविल मान के राइट ऑफ कर दिया करते थे, बट नहीं, इसमें तो आपको अगर एसेट साइड में गुडविल दी है तो आपको उससे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्यों करना है? बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गुडविल भी बेची जाएगी। जब हमारे बिजनेस के बाकी एसेट्स बेचे जाएंगे तो ये वाली गुडविल भी बेची जाएगी। ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ में हम इस गुडविल को भी ट्रांसफर करते हैं। तो एक बार समाप्त कर लेते हैं। जब भी एसेट्स को क्लोज करना होगा तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू एसेट करेंगे। सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट कौन कौन से? कैश ट्रांसफर नहीं होगा, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दिया होगा एसेट साइड में तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। और डेटर्स हमेशा प्रोविजन से पहले वाली अमाउंट पे ही ट्रांसफर करे जाएंगे। आई होप इस पॉइंट में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको रखता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए एक सेपरेट डाउट वीडियो भी आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। देखिए इसी में बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर जो एसेट्स और लायबिलिटी आप ट्रांसफर करने के लिए बात कर रहे हो, इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने कहा क्या कंफ्यूजन है? बोले सर सपोज करो कि हमारे पास एक बैलेंस शीट है। मैंने कहा बढ़िया, सपोज कर लिया। उसमें हमारे पास एसेट साइड है। मैंने कहा बढ़िया, ये भी सपोज कर लिया। बोले सर यहां पे गिवन है एज करंट अकाउंट। अब मैं डर गया। मैंने कहा यार ये तो एसेट नहीं है, इसको तो मैं मार्केट से खरीद के भी नहीं लाया, इसको तो मैं मार्केट में बेचने भी नहीं जा सकता। ये तो वो पैसा है जो मुझे ए से चार्ज करना है। तो अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि ये वो अमाउंट है जो हमें पार्टनर से चार्ज करनी है। और अगर कोई भी अमाउंट हमें पार्टनर से चार्ज करनी है तो ये भी भैया जी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी। इस अमाउंट को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने वाले। सिमिलरली वो कहता है सर एसेट साइड में गिवन है एज लोन, हमने ए को लोन दिया था, हमने ए को लोन दिया था, तो सर ये तो हमारे लिए एसेट होगा ना? नहीं, ए को लोन दिया था तो पैसे कौन देगा? ए देगा, बाहर कोई नहीं देने वाला। यानी कि इसको भी हमें किससे चार्ज करना है? ए से चार्ज करना है, तो ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक्सेप्शंस की लिस्ट देख ली बॉस। कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होंगे, पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर नहीं होगा, डेटर्स अपनी ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। अगर पार्टनर का करंट अकाउंट या पार्टनर का लोन अकाउंट दिया होगा तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर गुडविल दी होगी, पेटेंट्स दिए होंगे, कॉपीराइट्स दिया होगा, ट्रेडमार्क्स दिया होगा तो वो भी ट्रांसफर करा जाएगा। तो ये हो गया हमारे एसेट्स का क्लोजिंग ट्रीटमेंट जब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है। अब एसेट्स तो क्लोज कर दिए डियर, लायबिलिटी भी तो क्लोज करनी है। तो बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उन सभी लायबिलिटीज को भी क्लोज करा जाएगा। तो आप मुझे बताओगे कि लायबिलिटीज का स्टैंडर्ड नेचर क्या होता है? लायबिलिटीज का स्टैंडर्ड नेचर होता है क्रेडिट, यानी कि स्टैंडर्ड बेसिस पे लायबिलिटी का नेचर हो गया क्रेडिट। तो अगर लायबिलिटी का स्टैंडर्ड नेचर क्रेडिट होता है और हमें अपनी लायबिलिटी को क्लोज करना है, यानी कि हमें लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हर डेबिट के करस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट है। तो अगर कोई अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट था और हमें उसे क्लोज करना चाहिए तो हम उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो अब यहां पे क्या एंट्री पोस्ट होगी? देखिए, तो कोई भी लायबिलिटी अगर हमें क्लोज करनी है तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमारी जो भी लायबिलिटी होगी उसको क्लोज करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज को डेबिट करके खत्म कर दिया और उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। और यहां छोटा सा नरेशन भी लिख देंगे बेटा जी, बीइंग लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू
रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर, समझ में आ रही है इतनी बात? पक्का, सिंपल है। नाउ अब देखेंगे, अब जैसे एक्सेप्शंस थे हमारे पास एसेट्स में, वैसे एक्सेप्शन थे हमारे पास लायबिलिटी में। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या होगा? द फर्स्ट पॉइंट इज ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि सिर्फ उन्हीं लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, बाहर वालों की लायबिलिटी है। अब मम्मा का लोन है, आउटसाइडर है। अच्छा, मम्मा भी आउटसाइडर है? नहीं बेटा, आउटसाइडर मतलब पार्टनर्स को छोड़कर हर इंसान आउटसाइडर है। मम्मा, पापा, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, एम्प्लॉइज, ये सब आउटसाइडर्स है। तो हम जब कहते हैं कि आउटसाइड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, मतलब क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करना है क्योंकि क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी है, बिल्स पेबल को ट्रांसफर करना है क्योंकि ये भी हमारे लिए आउटसाइड लायबिलिटी है। अगर इसके अलावा हमारे पास बैंक का लोन दिया है तो बैंक लोन भी ट्रांसफर करना है, ये भी हमारे लिए एक आउटसाइड लायबिलिटी है। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है। अगर किसी रिलेटिव का लोन दिया हुआ है तो ये रिलेटिव का लोन भी आउटसाइड लायबिलिटी है। सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटी यार ट्रांसफर कर दो ना, क्यों नहीं करोगे? करनी पड़ेंगी, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास कोई। अब ध्यान क्या रखना है? पॉइंट नंबर 1, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी पार्टनर का लोन गिवन है, अगर किसी पार्टनर का लोन गिवन है लायबिलिटी साइड, वैसे तो एसेट साइड में हमने भी कंसिडर करा था, बट अगर किसी पार्टनर का लोन गिवन है लायबिलिटी साइड में, तो बेटा जी नहीं ट्रांसफर होगा, आपको इसे ट्रांसफर नहीं करना है। रीजन बड़ा सिंपल है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर से डील करेंगे, बिजनेस के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में या रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रीट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर कहीं पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया होगा, ये बात आपने शायद एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में पढ़ी होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लायबिलिटीज में दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है ओनली ट्रांसफर्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ क्लेम। ठीक है, वर्ड को रिपीट करूंगा, ओनली ट्रांसफर्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ क्लेम। अब एग्जांपल समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। मान लीजिए कि मेरी बैलेंस शीट में मेरे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000 रुपीज का। ठीक है बॉस, ध्यान से समझिएगा, मेरी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60,000 रुपीज का और नीचे लिखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज 40,000। तो जितना क्लेम है मेरे पास सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करूंगा, पूरा का पूरा रिजर्व ट्रांसफर नहीं करूंगा। 60,000 में से ट्रांसफर कितना करूंगा? सिर्फ 40,000 करूंगा। जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल रिजर्व कितना था मेरे पास? 60,000 टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में उतना ही ट्रांसफर करूंगा जितना मेरे पास क्लेम होगा, और बाकी का वर्कमैन कॉम्पनसेशन कहां चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रांसफर नहीं करेंगे अगर कुछ नहीं दिया, ट्रांसफर करेंगे कितना? जितने रुपए का क्लेम दिया होगा, तो जितने का क्लेम है उतना ही ट्रांसफर करेंगे। अब मेरे को यार एक चीज समझ में नहीं आ रही, अगर यहां पे क्लेम 1,40,000 का होता तो क्या 1,40,000 ट्रांसफर करते? ना 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 ना। अगर क्लेम 1,40,000 का होता तब भी तो रिजर्व तो हमारे पास सिर्फ 60,000 का ही होता, तो उस सिचुएशन में सिर्फ 60,000 रुपए ही ट्रांसफर करते। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे आपको, कि अगर हमारे पास क्लेम हमारे रिजर्व से ज्यादा होता, या अगर हमारा क्लेम हमारे रिजर्व से ज्यादा है, तो जितना रिजर्व है हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्लेम जितना रिजर्व अगर हमारे पास है ही नहीं तो हम उसे ट्रांसफर कैसे करेंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बॉस। नाउ फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर आपको किसी भी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो ध्यान एक ही बात रखनी है। क्या ध्यान रखना है सर? देखो, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढने की कोशिश करनी है, यानी कि इसके भाई बहन ढूंढने हैं। अगर लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया है तो आप इसे ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, एंट्री कर देना यार, IFR टू रियलाइजेशन। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में IFR दिया है और एसेट में उसका भाई इन्वेस्टमेंट बैठा है
तो इसको ट्रांसफर कर देना, क्योंकि साथ साथ चले जाएंगे ना, अकेला कौन जाएगा। बट अगर यहां पर ये नहीं दिया तो विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। बस यही ध्यान रखना था। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। अगर लायबिलिटी में आईएफआर है और एसेट में इन्वेस्टमेंट है तो दोनों ट्रांसफर होंगे। बट अगर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आई होगी कि लायबिलिटीज को जब ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है हमारी, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, जो हम लोगों ने सबसे पहले आज पढ़ी थी कि जब भी लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ लायबिलिटीज हैं जो ट्रांसफर नहीं होती, कुछ हैं जो ट्रांसफर होती हैं। तो सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिलेटिव का लोन, या फिर अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिए हैं तो ये भी ट्रांसफर होंगे, ईपीएफ भी दिया है तो ये भी ट्रांसफर होगा, सब आउटसाइड लायबिलिटी है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि पार्टनर का लोन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सिर्फ तब ट्रांसफर होगा जब क्लेम है, और उतना ही ट्रांसफर होगा जितना क्लेम है। अगर क्लेम ज्यादा है तो फुल अमाउंट ट्रांसफर होगी। आईएफआर के लेकर मैंने आपसे कहा कि अगर एसेट साइड में आईएफआर के करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट दिए हैं, आईएफआर के करस्पॉन्डिंग एसेट में इन्वेस्टमेंट दिए हैं तो आईएफआर ट्रांसफर होगा, वरना आईएफआर ट्रांसफर नहीं होगा। होप आपको बच्चे ये समझ में आया होगा कि कैसे क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में एसेट्स और लायबिलिटीज की। वेट करिए अगले वीडियो का, जिसमें अब हम लोग करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का सेटलमेंट, जो कि आएगी जल्दी। थैंक यू।